दोस्तों नमस्कार। आप सभी के इस मंच पे जिसका नाम पंचायत हिंदी है, बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जिस तरह से देश में चुनावी माहौल है, खास करके महाराष्ट्र जो है चर्चा का विषय बना हुआ है, तो फिर हमने सोचा कि गुजरात में बैठ के महाराष्ट्र की राजनीति को अगर समझना है तो किस तरह से समझाया जाए। तो आज हमने जो आमंत्रित किया है जो मेहमान को, उनका नाम है रीना ब्रह्मट जी, जो देश की राजनीति की एक अच्छी पकड़ रखते हैं। तो हम सीधे उनको जोड़ लेते हैं। रीना जी, पहले तो आपका खूब खूब स्वागत है हमारे मंच पे। जी। रीना जी, देश में जिस तरह से अभी खास करके जो चुनावी माहौल बना हुआ है और जो चर्चा का विषय अगर बना हुआ है तो वो महाराष्ट्र है। तो मेरा सवाल आपसे यही है कि महाराष्ट्र चुनाव में क्या होने जा रहा है? जी, अभी जैसे कि मैं आपको बताऊँ राहुल जी कि गुजरात में अभी आप देख रहे हैं आप आपका विधानसभा का जो पेटा चुनाव का जो इलेक्शन है, वो जारी है। तो वहाँ में जो स्थिति मिल रही है, ऐसे ही कुछ स्थिति महाराष्ट्र में भी देखने को मिल रही है। महाराष्ट्र में आप देखो कि महाविकास आघाड़ी और महायुति के बीच जोरदार की कांटे की टक्कर है। तो अब तक का जो नजारा था उसमें आप देखो कि भाजपा को काफी बढ़त मिल रही थी, लेकिन लोकसभा इलेक्शन के जो रुझान आए, जो परिणाम आए हैं, उसमें आप देखो कि उनकी जो जो की स्ट्रेटेजी थी वो कहीं ना कहीं गलत साबित हुई और जी। संपूर्ण बहुमति तो नहीं मिली, लेकिन उनको भागीदारी से आप देखो कि सरकार बनानी पड़ी आज। अलायंस सरकार के साथ मतलब उनका जो अलायंस हुआ, गठबंधन हुआ, उससे आप देखो कि काफी मात्रा में कहीं ना कहीं उनमें भी देखो कार्यक्रम में निराशा देखने को मिल रही है। लेकिन अभी अभी आप देखो आने वाले समय में सबसे पहले तो 20 नवंबर को महाराष्ट्र में ही इलेक्शन है। उसके बाद देखो आप झारखंड में भी इलेक्शन आने वाला है। फिर यूपी की 10 पेटा चुनाव जो है उसमें भी मतलब इलेक्शन है। तो काफी अभी बोल सकते हैं कि भाजपा अभी उम्मीद रख सकता है, पहली बात ये है। लेकिन महाराष्ट्र की बात की जाए तो आप देखो कि उद्धव ठाकरे की जो आप देख सकते हैं कि उनका जो बोल रहे हैं कि बाप दादा की जो उनकी पार्टी थी, उनका जो पार्टी का पद चिन्ह था वो भी छिन गया था। उनके पास जी। जो पहचान थी वो भी छिन गई थी। लेकिन आप देखो कि लोकसभा बैठक में उनको कहीं ना कहीं बढ़त मिली और फिर से उनको एक उम्मीद जगी। तो अब की बार वो जी। भी मैदान में आ चुके हैं। और राहुल जी देखा ये भी जा रहा है कि मराठा में आज भी आप देखो कि मुंबई में खास करके जी। मराठवाड़ा कहीं ना कहीं आज भी आप देखो कि बाला साहेब ठाकरे का वो प्रभाव है, वो अभी कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। और उसकी वजह से उद्धव ठाकरे जो है उनको भी कहीं आज ना आज जो मान सम्मान उनको मिलना चाहिए वो मिल रहा है। मान सम्मान जी। का मतलब मैं राजनीतिक जो संदर्भ है उससे बात कर रही हूँ मैं। जी। तो अभी आज उनका कहीं ना कहीं स्थान है, क्योंकि लोकसभा बैठक में ये सब चीज दिख गई। उम्मीद तो ऐसी थी कि अब जो मतलब उद्धव ठाकरे हैं उनको कहीं ना कहीं फेंक दिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जी। इसलिए अब के बार आप देखो उन्होंने भी देखो महाविकास आघाड़ी में कहीं ना कहीं अपनी कहीं से बोल सकते हैं कि अपनी हिस्सेदारी नोंधाई है। तो अभी का जो माहौल है वो महायुति वर्सेस महाआघाड़ी के बीच के है, टक्कर कांटे की टक्कर। लेकिन अब के बार भाजपा के जो कार्यकर्ता है वो आप देखो कि कहीं ना कहीं दल बदल कर रहे हैं कॉन्स्टेंटली। और जी। कांग्रेस में भी ये हालत है। तो इसके इसके नतीजे आप देखो कहीं ना कहीं पलट सकते। क्यों? कि कार्यकरों में जो उत्साह होना चाहिए उसके पर कहीं ना कहीं इसका असर आता है, पहली बात ये। दूसरी बात की जो है कि मराठा का जो आंदोलन है अनामत के लिए, वो भी असर करेगा। क्योंकि जी। अनामत का जो कोई ना कोई जो इससे अनामत का जो बोलते हैं हम कि आंदोलन कोई भी होता है तो उनको निपटाना आसान नहीं होता है, क्योंकि एक क्लास को आप अगर खुश करने जाओगे तो दूसरा कहीं ना कहीं नाराज होगा। तो जी। ये मुद्दा भी अहम है। दूसरी बात करो तो अब के बार आप देखो तो वोट जिहाद का मुद्दा भी है। जी। तो महाराष्ट्र में मुझे राहुल जी ये कहीं ना कहीं पहली बार देखने को मिल रहा है कि गुजरात में तो आप देखो कि गुजरात हिंदुत्व के लेबोरेटरी था एक समय। जी। 2000 में जो गोधरा कांड हुआ उसके बाद आप देखो कि हिंदुत्व के लेबोरेटरी बना हुआ था। जी। और दूसरा कि समग्र देश के लिए कहीं ना कहीं रोल मॉडल भी था। लेकिन अब यूपी में उसका हस्तांतरण एक हो गया। उसके बाद अब देखो कि महाराष्ट्र में अब के बाद जो लव जिहाद नहीं वोट जिहाद की जो बात शुरू हुई है, इसमें भी आप देखो अब असुद्दीन ओवैसी तक सब कहीं ना कहीं अपने उम्मीदवार खड़े भी कर रहे हैं। और ऐसी हम्म। आप देखो कि कहीं ना कहीं ऐसी बातें भी उमड़ कर आ रही है कि जो जात पात के बोल सकते हैं बंटवारे को बढ़ा सकती है। इसलिए अगर देखो कि अगर ये चुनाव में खास करके धर्म जाति आधारित अगर कहीं ना कहीं जो देखो मतों का ध्रुवीकरण होता है तो
ये कहना मुश्किल होगा कि सबसे बड़ा फायदा किसको होगा, कि कौन पल्ला एक तो बोल सकते हैं कि ज्यादा से ज्यादा अपने तरफ मतदारों को लुभा सकता है। रीना जी, जिस तरह से महाराष्ट्र में एनसीपी हो गई और जो उद्धव ठाकरे की जो वो थी, इसमें जो दोनों पार्टी को जो टुकड़ा हुआ है, तो उससे कितना लग रहा है कि सहानुभूति की जो उनको वोट बैंक की राजनीति उनको उनको प्लस पॉइंट मिलेगा। शिवसेना के जैसे 2 टुकड़े किए गए, एनसीपी के 2 टुकड़े किए एनसीपी गए। के भी 2 टुकड़े हो गए। लेकिन तो राहुल जी, इससे एक मैसेज ये जाता है कि जो भाजपा को कहीं न कहीं नुकसान कर रहा है, कि भाजपा जो है कि वो ऑपरेशन लोटस के तहत कहीं न कहीं पार्टी में जो बोलते हैं कि बंटवारे करवाते हैं, विभाजन करवाते हैं। लेकिन इसमें क्या है, आप देखो कि अगर शरद पवार की भी बात की जाए तो उन्होंने भी काफ़ी मेहनत की है। वो एक जी, समय था कि राजकीय चाणक्य बोले जाते थे, और आज की बात की जाए तो भी आज उनकी उम्र काफ़ी है। लेकिन इस उम्र में भी आप बोलो कि वो मेहनत कर रहे हैं, एक जी, बात है। और जो उद्धव ठाकरे के साथ हुआ वही सेम वाकया उनके साथ हुआ है। उनको भी जी, उनके ही भतीजे ने कहीं ना कहीं दगाबाजी या छल कपट किया है। लेकिन अजित पवार के लिए ये बात कही जा सकती है कि वो भी नीतीश कुमार की तरह कहीं भी अपना पल्ला बोल सकते हैं कि झाड़ कर अपनी बोल सकते हैं कि वो दल बदल कर सकते हैं। तो नीतीश कुमार की जो हालत है मानसिक, वही आप देखो अजित पवार की भी है। वो उनको अगर यहाँ महायुति में कहीं ना कहीं भय दिखेगा कि भाई मुझे जो चाहिए वो नहीं मिल रहा है, तो अपने चाचा के जो है शरद पवार उनके पैर पकड़ सकते हैं। और देखा भी जा सकता है कि भाजपा में देखो कहीं ना कहीं उनके विरोध में बयानबाजी की जा रही है कॉन्स्टेंटली, तो उनसे वो खफा भी है। और उन्होंने भी देखो आप मोदी जी तक कुछ ना कुछ ऐसी बयानबाजी की है कि जो सही नहीं है, और ऐसा मैसेज भी जाता है उससे कि जो होना चाहिए वो पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं है। एक मैसेज ये कहीं भी जा रहा है। तो अभी हालत ये है राहुल जी कि महायुति और महाविकास अघाड़ी दोनों में दल बदल का जो है वो सिलसिला अभी तक जारी है कहीं ना कहीं। तो इलेक्शन तक मुझे लगता है ये सब चलेगा, एक बात तो ये है। आपको लगता है कि राहुल गांधी का असर देखा जाएगा महाराष्ट्र चुनाव के अंदर में? नहीं, मुझे नहीं लग रहा है। क्यों? हम्म, महाराष्ट्र के जो मतदार है वो बिल्कुल अलग है। जी, उनका जो कहीं ना कहीं मानसिक बोल सकते हैं कि जुड़ाव, वो कहीं ना हम्म, कहीं एक तो उद्धव ठाकरे के साथ जुड़ा हुआ है पहले से, जी, दूसरा एकनाथ शिंदे से जुड़ा हुआ है, और तीसरा आप देखो कि शरद पवार के साथ वो कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है, क्योंकि ये उनके बोल सकते हैं परंपरागत नेता है जिन्होंने कुछ न कुछ दिया है। उद्धव ठाकरे की बात की जाए तो आपको तो मालूम है कि बाला साहब ठाकरे भव्य ऐतिहासिक विरासत रहा हुआ है। तो आज जी, भी मराठवाड़ में उनकी आप बोल सकते हैं कि कहीं ना कहीं उनकी जो मान सम्मान है या राजनीतिक विरासत है वो कहीं ना कहीं तो है। और जी, जो उनके साथ जो हुआ छल कपट, उनकी वजह से आप देखो कि भले ही भाजपा ने ऑपरेशन लोटस चलाया और कुछ भी किया हो, लेकिन उनका जो था उनके पिताजी ने जो मतलब मेहनत करके जो साम्राज्य खड़ा किया था, वो आप देखो कि किस तरह से छीना गया, उन्होंने से चिन्ह भी छीना गया। तो ये मराठा लोगों को मुझे लगता है कि पसंद नहीं आया, एक बात ये भी है। और धोखेबाजी का भी एक बोल सकते हैं कि कहीं ना कहीं मैसेज जाता है। एक बात ये मैं आपको करती हूँ, दूसरी बात मैं आपको ये करती हूँ कि शरद पवार के साथ ये हुआ है, लेकिन आने वाले समय में मुझे भी ऐसा लगता है, क्योंकि बीच में अभी 2 साल पहले की बात की जाए तो जी, चाचा भतीजे एक होने भी कहीं ना कहीं एक होने जा रहे ऐसा मैसेज भी आ रहा था, क्योंकि जो कौटुंबिक माहौल है उनमें उनमें वो दोनों मिलते जुलते रहते हैं। सुप्रिया सुले है, वो भी कहीं ना कहीं उनके बीच बोल सकते हैं कि कड़ी का काम करती है। जी। लेकिन अभी के माहौल में दोनों का मतलब बंटवारा है ही है। लेकिन आने वाले समय में अगर अजित पवार को योग्य स्थान नहीं मिला तो कुछ भी ऐसा कोई कदम उठा भी सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है। रीना जी, जिस तरह से एकनाथ शिंदे ने पूरी जो तोड़-जोड़ की जो राजनीति की, जो शिवसेना के जो 2 टुकड़े हुए, उसके बाद उनको सीएम बनाया गया। लेकिन अभी 2 दिन पहले ही अमित शाह ने बोला कि अभी हाल में हमारे एकनाथ शिंदे जी सीएम हैं, लेकिन जब चुनाव के जब रिजल्ट आएँगे, उसके बाद हम बैठ के निर्णय लेंगे कि सीएम फेस का जो चेहरा हम घोषित करेंगे। तो इससे कितना असर पड़ेगा चुनाव में? अभी राहुल जी, मैंने एक सर्वे में पढ़ा था, तो उसमें कहीं ना कहीं आप देखो तो सबसे ज्यादा जो चेहरा है सीएम के लिए उनको पसंद किया गया था तो वो एकनाथ शिंदे ही थे। हुँ। क्योंकि शायद ऐसा हो कि हम लोग गुजरात में बैठे हैं, इसलिए महाराष्ट्र की राजनीति की तासीर हमको पता नहीं हो। मैं लेकिन रीना जी, जी, 1 मिनट में मैं ऐड करूँगा। जिस तरह से आप बता रही हैं सर्वे, लेकिन सर्वे की स्थिति तो अभी आप देख ही रहे हैं कि हरियाणा हो गया, फिर लोकसभा का चुनाव हो गया, तो उसपे कितना विश्वास किया जाए इस सर्वे के ऊपर?
जी, बिल्कुल सही बात है राहुल जी। क्योंकि आप देखो कि लाखों करोड़ों मतदार होते हैं, उसमें से मुट्ठी भर लोगों को लिया जाता है निवेदन। तो उनके पर से जो तारण निकाले जाते हैं, वो सर्वे में लोग मान्य रखते हैं, लेकिन मैं भी मानती हूँ कि ऐसा होता नहीं है। लेकिन फिर जी भी ये जो बड़े-बड़े चैनल होते हैं, उनका मतलब कुछ ना कुछ ऐसा बेस होता है, उसके मुताबिक मैं आपको बोल रही हूँ, इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ। जी लेकिन मुझे अब की बार ऐसा लग रहा है कि जो भाजपा है, तो उनका क्या है कि एक स्ट्रेटेजी बहुत मजबूत होता है। जी आप देखो कि राजस्थान में भी आप देख सकते हैं कि जो मतलब जो उनका जो मैथमेटिक था वो सब मतलब उल्टी जी उल्टी गिनती से हो गई। तो उनका कहीं ना कहीं आप देख सकते हो कि एक मजबूत ये स्ट्रेटेजी होती है। उनका जी जो बूथ मैनेजमेंट है वो बहुत मजबूत होता है। तो पहले भी आप देखो कि उनके 2019 से सब चला आ रहा है। तो जो राजनीतिक जो उनका कहीं ना कहीं जो स्ट्रेटेजी था वो उल्टा जी पड़। तो अब के बार मुझे लग रहा है कि वो देख देख के पाँव उठाए मतलब कदम रखेंगे। और मुझे लगता है कि जो भी उनको गलत मतलब जो जो कोई सीट वीक होगी, तो उनको लगेगा कि यहाँ उनको मतलब कि कहीं ना कहीं घाटे का सौदा साबित हो सकता है। तो वो लोग उनके मुताबिक आप देख सकते हो कि उनका जो स्ट्रेटेजी वो बिठा दे। तो अमित शाह जो है वो भी इस बात में उनकी बहुत मास्टरी है। तो भाजपा को आप एक सबसे बड़ा श्रेय दे सकते हो या फिर ऐसा बोल सकते हो उनका प्लस पॉइंट ये होता है कि इस चुनावी इलेक्शन में मतलब चुनाव में उनका जो स्ट्रेटेजी है बूथ मैनेजमेंट लेवल वो बहुत ही मजबूत होता है। जी तो उसके पर जो बड़े बड़े चैनल होते हैं उनके भी दावे आप देख सकते हो। एग्जिट पोल हो, अभी तो एग्जिट पोल का जमाना थोड़ा वो हो गया है। इलेक्शन बार इलेक्शन के बाद होता है जो भी मतलब एनालिसिस आते हैं वो। तो जी ये बात है कि अब मतलब देखा जा सकता है मोस्टली मोस्ट प्रोबेबली आपने जैसे बताया कि सर्वे के जो भी अनुमान होते हैं वो गलत साबित होते हैं। तो इसमें भी ऐसा ही होता है कि कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि ये जो गलत मतलब सर्वे के जो आंकड़े होते हैं वो कहीं ना कहीं गलत साबित होते हैं। तो जी इसमें भी बीजेपी के बारे में आप ये बोल सकते हो कि उनका जो यूपी में एक बात है कि उनका जो मैथ्स था, उनका जो सर्वे था अथवा उनका जो स्ट्रेटेजी था वो गलत साबित हुआ। लेकिन हर बार ऐसा पॉसिबल नहीं होता है क्योंकि वो अगर गलत गलत साबित होंगे तो मजबूती से वो कुछ ना कुछ अपनी स्ट्रेटेजी बनाएंगे। तो एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट आप ये गिन सकते हो। और दूसरी रीना जी बात है लेकिन जी जी बोलिए। नहीं नहीं बोलिए आप जी एकनाथ शिंदे अगर जिस तरह से अभी सीएम का जो उन्होंने अमित शाह ने बोला है, फिर क्या लगता है कि एकनाथ शिंदे फिर शांत बैठेंगे या कुछ ना कुछ रणनीति तो बनाएंगे जिस तरह से स्टेटमेंट आया है अमित शाह का? देखो सत्ता के लिए जो इंसान कुछ भी कर सकता है। उनकी जो बाला साहेब ठाकरे या उद्धव ठाकरे के साथ एक तो अगर धोखेबाजी हो सकती है तो मुझे लगता है कि ये अजित पवार हो या उद्धव ठाकरे हो, वो सत्ता के बोल सकते हैं लालचू लोग नेता है कुछ ना कुछ। जैसे कि मैंने बोला था अभी नीतीश कुमार, तो ये लोग भी कुछ ना कुछ कर सकते हैं अगर जी उनका चाहा नहीं मिला कि भाई हमारा कुछ ना कुछ हमको ये सीट चाहिए, सॉरी कि हमको सीएम पद ही चाहिए, तो जी नहीं मिला तो वो लोग कुछ कुछ भी कर सकते हैं। एक बात सीधी है। तो ये मुझे लगता है कि राजनीति हो या सामाजिक लेवल हो, लेकिन एक बात है राहुल जी कि अगर आपका चाहा नहीं मिला गोल तो ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। क्योंकि आप देख ही चुके हैं कि उद्धव ठाकरे हो या फिर शरद पवार हो, ये सब जी धोखाधड़ हुए नेता। हाँ, इंसानियत की बात की जाए तो आखिर नेता भी इंसान तो होते ही हैं। तो उनमें भी जी जो इंसान में जो मतलब तत्व मौजूद होते हैं वो उनमें भी होते हैं। तो ये धोखेबाजी कहीं ना कहीं आप देखो कि चलो राजनीति में आप ऑपरेशन बोलेंगे उसको। अभी अच्छा शब्द क्या है एक लेबलिंग वर्ड कि भी ये ऑपरेशन लोटस चलाया या फिर ये किया वो किया, लेकिन आखिरकार होता तो यही है दगाबाजी धोखेबाजी। एक सीधी बात है। अब सेंध पाड़ोगे कोई ना कोई पार्टी में और उनके बीच बोलते हो कि विभाजन बनाओगे तो आप राजनीतिक लेवल पे फायदा ले सकते हो। लेकिन पब्लिक को आखिर जो उनका नेता होता है चहेता, वो तो सीधी बात है कि छीना जाता है या फिर नहीं मिलता है। तो पब्लिक भी कहीं ना कहीं आप देखो कि उनका जो बोलते हैं कि मन की जो इच्छा है वो इलेक्शन के दरमियान तो आप देख सकते हैं उनके पास एक हथियार होता है वो महत्वाकांक्षाएं सबकी होती हैं। और जिस तरह हाँ से अभी तीनों में जो सिर फुटअव्वल चल रहा है देवेंद्र फडणवीस को लेके, एकनाथ शिंदे को लेके, अजीत जी पवार, क्योंकि तीनों चेहरे अभी सीएम के लिए हैं, सब अंदर में ही अंदर लड़ रहे हैं। तो जी इससे देवेंद्र क्या लगता है फडणवीस। कि महा अगाड़ी कितना इसका लाभ उठा पाएगी? देखो देवेंद्र फडणवीस की भी आप देख सकते हैं कि माँ इच्छा थी उनकी कि वे उनको सीएम बनाया जाए, लेकिन वो बोले नहीं। बीच में लग भी रहा था कि वो कुछ ना कुछ करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं क्योंकि भाजपा में डैमेज कंट्रोल की जो उनकी नीति है वो थोड़ी अच्छी होती है, इसलिए कुछ बोल नहीं पाए। वो एक बात ये है। लेकिन
देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये 3 तो उम्मीदवार है ही है कि जिनको सीएम बनना है। तो जी अब पब्लिक एक बात है कि अगर सीएम का फेस जाहिर कर देते हैं तो किसको वोट देते हैं, ये देखने वाली बात होती है। लेकिन भाजपा की नीति यही होती है कि वो इलेक्शन के बाद ही मोस्टली अपने जो सीएम पद के जो दावेदार होते हैं या चेहरा होता है उनको वो जाहिर करते हैं मोस्टली। तो अभी एकनाथ शिंदे की जो भी उम्मीदें हो, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि वो रिपीट उनको करेंगे ही करेंगे। एक बात ये भी है राहुल जी। जी रीना जी, महाराष्ट्र में गुजरातियों का क्या रुझान रहने वाला है? गुजराती समाज का आप देखो तो कहीं ना कहीं अच्छा रोल रहा ही है, क्योंकि महाराष्ट्र में जो अच्छे बिजनेसमैन है वो गुजराती तो है ही है। लेकिन जो मराठे हैं, मराठावाड़ बोल सकते हैं, उनका भी रोल है। और आप देखो उद्धव ठाकरे जो थे वो बिहारियों का, गुजरातियों का कहीं ना कहीं बोल सकते हैं कि विरोध करते थे, और उसी जी में से ही उनका कहीं ना कहीं उदय हुआ था। जी तो जैसे कि अमेरिका में होती है अमेरिकन फर्स्ट नीति, वैसे महाराष्ट्र में भी आप देखो कि मराठी की को जो है उनको कहीं ना कहीं बढ़त या प्रायोरिटी दी जाती है। तो गुजराती जो है अभी तक के इलेक्शन में आप देखो कि इतना बड़े बोल सकते हैं कि मतदान करके उभर नहीं सके थे। क्यों? कि मैंने बोला आपको कि सबसे ज्यादा मराठावाड़ या फिर मराठी नेता उनको कहीं ना कहीं प्रमोट किए जा रहे थे अभी तक, अभी किया है, मतलब अभी भी यही होंगे। लेकिन जी मेरे ख्याल से 20 से 25 या 30% तक गुजराती है मेरे ख्याल से, बॉम्बे में खास करके। लेकिन जी एक जी पॉइंट ये भी है कि महाराष्ट्र में आप देखो कि कोंकण और पश्चिमी जो बोल सकते हैं कि मराठा है, वहां जी भी भाजपा को कहीं ना कहीं अभी से बोल सकते हैं कि उनको ज्यादा से ज्यादा सीटें मिलने की उम्मीद है। तो गुजरातियों भी कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा आप देखो गुजरात में भी अगर आज तक भाजपा को ही बढ़त मिलती है, तो जी गुजराती लोग की बात है कि वहां भी भाजपा के साथ ही जाएंगे, क्योंकि उनका जो लगाव है वो पीएम मोदी से है। और आपको आप तो जानते ही हैं कि कोई भी इलेक्शन होता है तो मोदी जी तो सबसे आगे होते ही हैं। मोदी जी जी के नाम पर ही सबसे ज्यादा मत कहीं ना कहीं बटोरे जाते हैं। तो मोदी जी कहीं ना कहीं आगे इसमें भी रहेंगे, भले वो डायरेक्ट इलेक्शन में नहीं है, लेकिन वो चुनावी वो बोल सकते हैं रैली अभी कर रहे हैं और अभी करेंगे आगे भी सबसे ज्यादा। तो इसका असर गुजरातियों पर यही होता है कि गुजराती लोग तो सीधी बात है भाजपा के साथ मतलब महायुति के साथ ही जाएंगे, एक सीधी बात है। जी रीना जी, आज जिस तरह से गुजरात के वाव में भी आज चुनाव हो रहे हैं, तो किस तरह से आप परिणाम देख रही हैं वाव में? राहुल जी, हमने अभी महाराष्ट्र की बात की अब तक, तो वाव में भी आप देख सकते हैं कि वाव मतलब कि वाव का वट गुजराती में बोल सकते हैं क्योंकि भाजपा भाजपा के लिए एक चैलेंज है। जी आप देखो कि लोकसभा जो इलेक्शन है उसमें अब के बार आप देखो कि गैनीबेन ने उनकी हैट्रिक तोड़ी, गैनीबेन ने उनकी हैट्रिक तोड़ी सालों की। तो अब जी के बार एक भी बात है कि उसका असर कहीं ना कहीं विधानसभा इलेक्शन पर भी पड़ रहा है, क्योंकि भाजपा के लिए ये जो सीट है वो बोल सकते हैं कि चैलेंजिंग सीट साबित हो रही है। जी और दूसरी बात है राहुल जी कि अब के बार सीधी टक्कर वैसे भाजपा और कांग्रेस वर्सेस थी, लेकिन भाजपा के जो असंतोषी उम्मीदवार है मावजी भाई पटेल, उन्होंने आप देख सकते हैं कि त्रिकोणीय जंग, त्रिस्तरीय जंग बना दिया है, क्योंकि उन्होंने अपना अपक्ष में उम्मीदवारी नोंधाई है। और उनको तो आप देखो कि कहीं ना कहीं उन्होंने खुला चैलेंज सीआर पाटिल जी को भी दे दिया था कि हाँ, हम कि आप, उनका पावर कम करेंगे। हाँ, आपका घमंड उतारेंगे, आप पावर आपका उतारेंगे, एक सीधी चैलेंज दी है। और उनका जो मावजी भाई पटेल है उनकी कैरियर देखो, राजनीति की सफर तो 40 ईयर का, 40 साल तक का है, और वो भी कांग्रेस से आए हुए हैं। तो एक सीधी बात है कि उनका कहीं ना कहीं दबदबा है। वो एक इसमें ऐसे, वोट किसका कटेगा रीना जी? दोनों, कांग्रेस या बीजेपी, इन दोनों में से जो कहते हैं ना वोट कटवा, तो ये वोट किसके कटेंगे? किसी कौन सबसे ज्यादा किसको इम्पैक्ट करेगी ये वोट में? राहुल जी, बात ये देखी जा रही है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि भाजपा और कांग्रेस की बात की जाए तो देखो, सबसे पहले मैं आपको स्वरूप जी ठाकुर की बात करूं तो स्वरूप जी ठाकुर जो 2022 के विधानसभा इलेक्शन में आ रहे थे और वो जी 15,000 सीटों से आ रहे थे, और उनका मतलब ऐसा एक बात बाहर आई थी कि स्वरूप जी ठाकुर जो ठाकुर समाज से आते हैं, तो उनके जी कुटुंब में किसी ने अंतर्जातीय बायकास्ट मतलब शादी की, तो वो जाति उनसे कुछ नाराज थी, तो उन्होंने वोट जी नहीं दी। एक तो उसका बड़ा समूह होगा। और दूसरी बात जो 172 गांव में जो इलेक्शन है उसमें से 56 ऐसे जी गांव थे जहाँ पैर ही उनको रखने नहीं दिया उनको पैर ही रखने नहीं दिया। तो आप जी समझ सकते हो 172 में से सीधे 56 गांव, तो कितने हुए, 1/3 जितने हो गए तो अगर उसमें
इतने मत उनको मिले ही नहीं, समझो आप ऐसा भी सब बोल सकते हो। जी माफ करना। पता जी नहीं जी, आज कोई बात नहीं मैम, कोई बात नहीं। पानी भी ठंडा लेके आ गई। वातावरण मैम अभी यहाँ पे ऐसे भी ठंडा गर्म हो रहा है, तो इसके लिए होता है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, तो एक सीधी बात है कि एक तो एक बात सरोजिनी ठाकुर की कि उनको जो सबसे ज्यादा वहाँ एक तो ओबीसी समाज है, चौधरी समाज है, ब्राह्मण समाज है और अन्य अन्य जो कास्ट है वो है। लेकिन जी चौधरी समाज भी काफी मात्रा में है और पशुपालन और खेती करते हैं। तो आप जी देखो राहुल जी कि सबसे पहले ठाकुर समाज की भी कुछ ना कुछ नाराजगी है। दूसरी बात जी कि भाजपा ने अभी 2 दिन पहले ही आप देखो कि मावजी भाई पटेल सहित जो 5 भाजपा के जो नेता थे उनको सस्पेंड किए हैं। सस्पेंड तो किया है, हाँ, लेकिन उनका कहना था कि मुझे पार्टी से सस्पेंड किया, लेकिन जनता आपको सस्पेंड करेगी। हाँ, वो तो ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो वहाँ के चौधरी आंजना आंजना एक समाज होता है, जी उन्होंने खुलेआम ये पत्र लिख के जाहिर कर दिया कि भाई हम भाजपा को सस्पेंड करते हैं, हमारा सपोर्ट भाजपा को नहीं रहेगा। जी तो जो बयानबाजी सामने आई है उससे एक साफ बात है कि जो चौधरी समाज है वो बड़ा है, तो वो कहीं ना कहीं भाजपा के साथ नहीं जा रहा है। रही ठाकुर समाज की बात, तो मैंने ये भी आपको बोला कि ठाकुर समाज जो है कि वो 2022 मतलब 2 साल पहले की बात है, वो उस तरफ नाराज था। रही ब्राह्मण और कुछ अन्य कास्ट की बात, तो वो भाजपा के साथ जा सकता है। और जी दूसरी बात कि देखो आपकी जो चौधरी समाज है, तो शंकर सिंह चौधरी जो विधानसभा के स्पीकर वो भी वही समाज से आते हैं। तो वो बोल रहे थे कि मैं उनके लिए ये सबसे बड़ी विडंबना है कि अगर वो चौधरियों को अपील करते हैं तो क्या बोलते हैं कि पटेल वो उनका समाज नाराज होगा, जी और अगर उनको नहीं संभालते तो वो नाराज होंगे, मतलब उनके लिए तो एक विडंबना परिस्थिति है। तो जी ये चैलेंज यही बना हुआ है, मुझे ऐसा लग रहा है राहुल जी कि अब के बार गाँव में जो है वो मतों का विभाजन होगा। किसी को जी भी संपूर्ण बहुमति नहीं मिलेगी। अगर अगर मतलब कोई भी पार्टी को 3 में से मिलेगी, तो उनको बोलते हैं कि छोटी-सी सरसाई या बहुमत मिलेगा। इतना प्रचंड बहुमति बोल सकते हैं, ऐसा मिलने की उम्मीद कम है। क्योंकि मतों का ध्रुवीकरण पोलराइज़ेशन नहीं होने जा रहा है यहाँ। सबसे ज़्यादा जी मत है विभाजन होने जा रहा है मतों का। सब समाज अलग बँटे हुए हैं। जी ये इसमें हम देख सकते हैं कि मावजी भाई पटेल है, उनके पास भी काफी मात्रा में मत जाएंगे, और कांग्रेस का भी खुद का यहाँ बोल सकते हैं कि वोट बैंक है। जी ज्ञानीबेन है, वो अभी सबके बीच जाके प्रचार करेंगे, और ज्ञानीबेन बनास की दिकरी, वो भी उनका कुछ न कुछ रुतबा तो है ही है। तो एक बात ये भी है। रीना जी, एक दृश्य भी देखने को मिला इस चुनाव में, क्योंकि 2014 के बाद से जिस तरह से जो राजनीतिक स्थिरता गिरी है, लेकिन इस बार गुजरात के वाव में ये दृश्य देखने को मिला कि जो गेनीबेन ठाकुर थी वो सभी को जाके गुलाब दे रही थी, और बीजेपी ऑफिस में भी जाके उन्होंने सीजी चावड़ा जी को गले लगाया, गुलाब दिया। तो ये भी एक राजनीतिक का दृश्य देखने को मिला है इस चुनाव के अंदर में, इसे आप किस तरह देख रहे हैं? जी, ज्ञानीबेन एक उम्मीदवार ऐसे हैं कि एक्सेप्टेबल सब जगह, और वो सबसे मिलजुल कर एक बात रहते हैं। और उन्होंने आप देखो कि जो मैं बोल सकती हूँ राहुल जी कि ज्ञानीबेन ने जो इलेक्शन लड़ा है लोकसभा का, तो एक ऐसी जी नेता है ज्ञानीबेन कि मैं एज अ स्त्री उनके पर एक गर्व कर सकती हूँ। क्यों? कि देखो अब भाजपा कांग्रेस के पास फंड नहीं था उस जी वक्त, आप देखो लोकसभा इलेक्शन में कि उनका जो अकाउंट पे था वो भी फ्रीज था, इतने पैसे भी नहीं थे कांग्रेस के पास, लेकिन उन्होंने क्राउड क्राउड फंडिंग किया और इलेक्शन लड़ी, क्योंकि उनकी लोकप्रियता बता रही है। हाँ, उनको मतों इतने नहीं ज्यादा मिले, 3,000 मतों से ही वो जीती है, लेकिन फिर भी कि भाजपा की जो है बहुमत थी, उसमें सेंध जी मार के आप देखो कि इतने वोट भी बटोरने, और अपने दम पर, मतलब कि आप देखो उनके खुद के दम पर ही अगर जीत गया ना, वो कोई एक सबसे बड़ी बात है। तो ये गुलाब देना भी एक ऐसा मैसेज है कि हम सबसे मिलजुल कर रहते हैं, एक बात ये है। और दूसरी बात ये भी है कि गांधी जी वाली जो थियरी है वो कहीं ना कहीं वो अपना रही है, एक बात ये भी है। लेकिन दूसरी बात ये भी है कि प्रचार के दरमियान आप देखो कि भाजपा के और कांग्रेस वाले एक दूसरे के सामने आमने सामने आ जाते थे, तो भी आप देखो कि साल मतलब उनको पहनाते थे या गुलाब देते थे, ऐसे वाक्य काफी मात्रा में अब के बार देखने को मिले। लेकिन इससे ऐसा नहीं होता है कि कोई किसी के वोट में सेंध करके उनका बोल सकते कि विभाजन करेंगे, ऐसा जी नहीं है राहुल। सबकी अब के बार पहले बार, वैसे भी अब के हिंदुस्तान में काफी पिछले समय से आप देखो कि ज्ञाति और धर्म के आधार पर ही वोट बोलते हैं कि जो वोटों की राजनीति है वो अभी तक अकबंद है। ये सबसे बड़ी कमनसीबी है। आज भी आप देखो विकास के नाम पर, विकास के नाम की बातें बहुत बड़ी होती है, लेकिन फिर भी विकास की जगह हम खुद ही लोग, पब्लिक ही आ गई इसमें, जनता की जो वोट देती है ना, वो सबसे देखो आपकी ज्ञाति के नाम पर ज्यादा सबसे सब वोट दिए जाते हैं।
तो यहाँ वाव में भी आप देखो कि सबसे ज्यादा जो चर्चा है चौधरी समाज, ठाकुर समाज या जी फिर ब्राह्मण समाज, ये सबसे इसमें सबसे ज्यादा ठाकुर और चौधरी, ये दोनों जाति का सबसे ज्यादा चर्चे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये गलत है। जब तक जनता ये नहीं समझेगी कि भाई कोई भी नेता हो, जात पात कोई भी हो, वो हमारा अगर काम करता है तो वो हमारा नेता है, हमारे जी बीच में आता है, हमसे मिलता है, पूछता है कि क्या समस्या है आपको। देखो अब के बार तो राहुल जी ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बारिश में भी आप देखो कि अनिवन था सब मौसम। तो ये पशुपालन और खेती वाला इलाका है, जी यहाँ भी आप समझ सकते हैं कि कितनी समस्याएं होगी। तो उनको क्या राहत मिली नहीं मिली, बोल सकते कि उनको जो फंडिंग मिला नहीं मिला, क्या हुआ सब, जी ये सबसे बड़े मुद्दे होने चाहिए। लेकिन उसकी जगह अब के बार देखो कि भाजपा भी राजनीति बोलते हैं कि ज्ञाति की राजनीति कर रही है, कांग्रेस भी कर रही है, माओजी भाई पटेल भी कर रहे हैं। इसमें जनता तो कहीं देखो आप कहीं ना कहीं गायब होती जा रही है। जी। तो ओवरऑल आपको परिणाम क्या नजर आ रहे हैं वाव के? आपको किनका ज्यादा वर्चस्व दिख रहा है, लग रहा है कि इनके उसमें आ सकते हैं परिणाम, बीजेपी या कांग्रेस? नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है, मैंने अभी आपको बोला कि जी मतों का बंटवारा तो होने वाला है ही है। हम्म ध्रुवीकरण या पोलराइजेशन नहीं होने जा रहा है यहाँ। जी तो आप देख सकते हैं कि ये मतों का सबसे ज्यादा, मैं ऐसे बोलती हूँ कोई भी राज्य में होगा, इसमें सबसे ज्यादा वाव विधानसभा बैठक में आप देखो कि मतों का जो विभाजन बोल सकते हैं वो होने वाला है। एक तो बात ये जी है। और ऐसा भी हो कि अगर मुआवजी भाई सी आर पाटिल को खुली चुनौती दे सकते हैं, वो भी जीत के आ सकते हैं, एक बात ये है। दूसरी बात है, मुझे तो दो संभावनाएं दिख रही है। एक तो मावजी भाई भी आ सकते हैं, दूसरी संभावना मुझे ये दिख रही है कि सब में मतों का ध्रुवीकरण होगा, सॉरी ध्रुवीकरण नहीं, विभाजन होगा, किसी को यानी भी। गुलाब सिंह या तो फिर मावजी भाई पटेल, इन तीनों में त्रिकोणीय जंग आपको पूरी तरह से दिखने को मिल रहा है। हाँ, क्योंकि एक सीधी बात है ना, आप खुद भी देख सकते हो ये लॉजिकली कि अभी समाज में मैंने बोला ना कि बंटवारा सबसे बड़ी बात है, वो हो नहीं रहा है कॉन्स्टेंटली। चौधरी जातिगत की वहां राजनीति पूरी हाँ, तरह से वो हावी चौधरी हो। समाज ने जाहिर किया है खुल के कि भाई हम भाजपा को सस्पेंड कर रहे हैं, तो उनके साथ नहीं जा रहे हैं। फिर आप देखो ठाकुर समाज है, वो मैंने बोला कि 2 साल पहले का ऐसा वाक्य था, 56 गांव में उनको पैर नहीं रखने दिया था। अभी क्या हालत है मुझे नहीं पता है, क्योंकि मैं गई नहीं वहां, ये बात है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं नाराजगी तो होगी ही, क्योंकि वो कोई खुल के तो बोला नहीं है। और जी तीसरी बात है कि ब्राह्मण समाज जो तीसरा नंबर पर है, वो समझ सकते कि भाजपा के साथ जाएगा। मतलब तीनों ज्ञाति बटे हुए हैं, आप जी समझ सकते हैं कि जो उनकी जो टकावारी है उसके मुताबिक ये तीनों जातियां बटी हुई हैं। तो मत भी कहीं ना कहीं बटो, मतलब उनका भी विभाजन तो होगा ही होगा। तो ये स्थिति है, तो मुझे ऐसा लग रहा है स्थिति के मुताबिक कि कहीं ना कहीं मतों का विभाजन सबसे ज्यादा ये सीट पर होने वाला है, एक बात ये है। दूसरी बात मैं बताऊं कि अभी मैंने महाराष्ट्र वाली जो टॉपिक था उसमें भी बोला कि भाजपा की जो स्ट्रेटेजी होती है वो सबके अंदाज के बाहर होती है, मेरे आपके सबके, बड़े से बड़े पत्रकार की, क्योंकि वो स्ट्रेटेजी ऐसी बनाते हैं। तो उनकी स्ट्रेटेजी, क्योंकि हम जो बातें करते हैं उनको तो मालूम होती है, एक सीधी बात है। तो उनकी स्ट्रेटेजी भी उसके मुताबिक ही बनती है। तो जी हमारा जो मतलब आकलन है उससे कुछ अलग भी हो सकता है, और भाजपा जीत के भी आ सकती है, क्योंकि भाजपा का जो मतलब बोलते हैं मैनेजमेंट, एक ऐसा बोलते हैं कि बेमिसाल होता है, या फिर आप चौंकाने वाला होता है कि जी आपको भी लगता है कि भाई क्या बात है, उन्होंने जबरदस्त बाजी मार ली, ऐसा भी होता है। और दूसरी बात ये भी है कि बोला जा रहा है कि बहुत ही पैसे बहाए जा चुके हैं इस इलेक्शन में, सबसे ज्यादा करोड़ों रुपये। तो अब रुपये भी वो देख सकते हैं कि सालों से कहीं ना कहीं पैसे से भी मत तो खरीदे जाते हैं, कुछ कुछ जो वर्ग है उसको तो आप सीधी बात है कि पैसों से ही समझा सकते हो। आज भी जी समाज में ऐसा क्लास तो मौजूद है ही है, जो दारू की बोतल से या पैसे से समझते हैं, क्योंकि उनके मत अभी इतना एजुकेशन होता नहीं है कि वो मतों का जो महत्व है वो समझेंगे। तो ये दोनों के स्थिति लिए रीना जी कुल मिला के यही हो गया कि बीजेपी और कांग्रेस, और खास करके बीजेपी के लिए एक अस्तित्व की लड़ाई है, क्योंकि खींचतान इतनी तरह से है, ये पूरी बिल्कुल तरह से सही माना बात जाता है। वाव का वट बोल सकते हैं आप कि वाव है वो, वट का अभी बोलते हैं कि एक चैलेंज बना हुआ है कि है। भाजपा जी जीतता है कांग्रेस से भी ज्यादा, लेकिन सबसे ज्यादा तो एक मैं इसमें तीसरा नंबर कांग्रेस को दूंगी, क्योंकि सबसे पहला अभी आप देखो कि भाजपा के लिए वटका है। दूसरे नंबर जी पर मालती पटेल, कि जिसने भाजपा और सी आर पाटिल तक के सामने मोर्चा खोला हुआ है, तो जी ये है। और तीसरे नंबर कांग्रेस है जो चुपचाप अभी काम कर रही है। लेकिन जी उसमें सबसे ज्यादा श्रेय तो आप इसमें भी ज्ञानी मैन को ही दे सकते हो कि वो जो मेहनत कर रही है और जी उनका नाम है वो वहाँ अच्छा है।
तो ये तीनों है, ये बोल सकते हैं कि कहीं इनका क्रमांक इसके प्रमाण मैंने बोला ऐसे हैं। चलिए ठीक है, अब तो 23 तारीख का रिजल्ट ही बताएगा। रीना जी बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे आपने मंच के लिए समय निकाला, बहुत बहुत एक बार फिर से धन्यवाद। तो दोस्तों ये थी हमारे साथ में रीना ब्रह्मट जी, जो महाराष्ट्र और गुजरात के जो वाव में जो चुनाव हो रहा है उसके परिणाम पर चर्चा की। और अब तो देखना रहेगा कि 23 तारीख के क्या रिजल्ट आते हैं, किसके समक्ष किसके फेवर में रिजल्ट आते हैं वो देखना रहेगा। हमारी बातचीत आपको कैसी लगी वो हमें कमेंट बॉक्स में जो अपनी राय है उससे अवगत कराइए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। नमस्कार, और इसी तरह महाराष्ट्र की और भी जो चुनावी खबर है हम आपको देते रहेंगे।